गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 11th का जो आपका ग्रामर है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक बेसिक टॉपिक हमने टेंस को लिया। मैं पहले से कहता आया हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को टेंस का टॉपिक क्लियर हो, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी कमांड इस पे हो जाए, क्योंकि आगे के आने वाले जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मोस्टली आपके टेंस बेस्ड होते हैं। तो टेंस ही जब आपको नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपके ग्रामर को भी टॉपिक जो है वो निश्चित रूप से गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो हमने टेंस के इस क्रम में प्रेजेंट के जो भी पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को हमने लर्न कर लिया है। आपके दो ही टेंसेस रह गए हैं जो अगले दो वीडियोस में मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज इसी क्रम में मैंने एक एक्सरसाइज ली है जिसमें कोशिश की है कि फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ साथ मैंने कुछ टेंसेस को और भी ऐड कर दिया है, जिससे कि ये पता चल सके या आप ये अपना स्व आकलन कर सकें कि आपने जितना भी पढ़ा है क्या अभी तक वो आपको याद है या नहीं। तो हम देखते हैं इसी क्रम में आपकी इस एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज है ये टेंस की। यहाँ पे हम देखेंगे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपको पहले बता दिया है, सबसे पहले आपको एडवर्ब जो है वो देखनी है। एडवर्ब जब आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको जब पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर टेंस आपका है, तो ऐसी स्थिति में उस टेंस के क्या क्या रूल्स हैं वो आपको लगा करके उसको जो भी ब्लैंक दे रखा है उस ब्लैंक में आपको ब्रैकेट में दी हुई जो भी फॉर्म है उसको राइट फॉर्म में भर देना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म में भर देना है। तो हम देखते हैं, यहाँ है रजत, फिर आपका ब्लैंक है, ब्रैकेट में रिटर्न मनी इन नेक्स्ट 2 days। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका दे रखा है नेक्स्ट 2 days। तो नेक्स्ट 2 days दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जब आ गया है तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल भी आपको पता है कि जब भी कोई सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई और भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सेल का प्रयोग करते हैं। अन्य कोई भी होता है तो आप किसका करते हैं, विल का। यहाँ पे रजत है तो आप किसका प्रयोग करोगे, विल। और आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जाएगा रजत विल रिटर्न मनी इन नेक्स्ट 2 days। सेकेंड सेंटेंस है, इफ सरिता डज वेल, कॉमा सी, फिर अ ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है गेट एडमिरेशन। ठीक है, इफ सरिता डज वेल। अब देखो इसमें मैंने बताया आपको कि दो आपके क्लॉज, एक तो ये आपका इफ क्लॉज होता है, एक आपका मेन क्लॉज है। दोनों में से आपका ब्लैंक एक तरफ ही दिया होगा। आप देखेंगे आपका मेन क्लॉज में आपका रिक्त स्थान दे रखा है, तो आपको ये देखना है कि इफ क्लॉज आपका कौन सी टेंस में। आप देखेंगे इफ क्लॉज आपका टेंस कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लग गया है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब तक यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तब तक मेन क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में सी के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आपको पता है कि जब यहाँ पे आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो आपकी जो कंडीशन बन के तैयार होती है वो होती है कौन सी है। आपको मैंने एक वीडियो में कंडीशन ही पढ़ाई थी, आपको पता भी आ गया होगा, प्रोबेबल कंडीशन मतलब संभाव्य शर्त। ओके, ये संभाव्य शर्त प्रोबेबल कंडीशन ही एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका रिक्त स्थान इधर भी आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो भी कंडीशन है उनमें रिक्त स्थान आपका केवल इफ क्लॉज में आएगा, मेन क्लॉज में आपका रिक्त स्थान नहीं आएगा। मेन क्लॉज में जब यहाँ पे बुढ़िया शुद्ध होगा तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट कर दोगे, जब यहाँ बुढ़ है या शुड है होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कर दोगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक प्रोबेबल कंडीशन में रिक्त स्थान वहां भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। समझ में आ गया। इफ सरिता डज वेल
सी विल गेट एडमिरेशन। अगर मैं यहाँ कर देता सी विल गेट एडमिरेशन और यहाँ पे मैं रिक्त स्थान दे देता और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता डू, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कैसा बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ कम टू दी थर्ड सेंटेंस। इसे हम रीड करते हैं। देखें, यहाँ पे है प्लेयर्स, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, ब्रैकेट में प्ले हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस में आपकी एडवर्ब कौन सी है। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेयर्स नहीं है, हॉकी नहीं है, तो बचा क्या? एट दिस टाइम टुमारो। केवल एट दिस टाइम की बात अगर मैं कर देता बच्चों, तो एट दिस टाइम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो जो है वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एडवर्ब है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब में आप सेंटेंस में साइक्रिया क्या लगाते हैं? अगर आई और वी है तो सेल भी, अन्यथा की स्थिति में विल भी, और जो भी वर्ब है क्योंकि कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करोगे? आईएनजी का। ओके, अगर देखें वी, फिर आपका ब्लैंक और उसके बाद फिर ब्रैकेट में नॉट लर्न इंग्लिश ऑन नेक्स्ट संडे। आइडेंटिफाई करो। देखें, बिल्कुल सही। देखो, आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। यहाँ पे क्या आया है? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट या नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट टाइम आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट संडे आ जाए, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी है? शैल। नकारात्मक है तो आप क्या करेंगे? नॉट। देन जो भी इंडेफिनिट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें वर्ब की आप कौन सी अवस्था का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का, तो हो जाएगा वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश ऑन नेक्स्ट संडे। ओके, अगला देखते हैं। अनलेस गोपाल, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, ब्रैकेट में है प्ले, फिर वेल ही विल नॉट विन। देखो, आपको ध्यान होगा जब मैंने कंडीशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस इफ से तो शुरू होता ही है, आपका कंडीशनल सेंटेंस अनलेस से भी शुरू होता है, क्योंकि ये रूप है। इफ के साथ कई सेंटेंस में नॉट भी आता है ना। इफ क्लॉज यानी इफ के बाद दिया हुआ वाक्य जब नकारात्मक होता है ना, तो जो अर्थ इसका निकलेगा वही अनलेस का निकलता है। इफ प्लस सेंटेंस नकारात्मक का तात्पर्य अनलेस है, क्योंकि जब अनलेस का प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य में नॉट की आवश्यकता नहीं होती। देखो, नॉट नहीं है लेकिन वाक्य का अर्थ कैसा आएगा? नेगेटिव ही आता है। अभी हम बोलेंगे इसको हिंदी में, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अनलेस से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका सेंटेंस जो है वो कंडीशन ही है। क्या ये? और कंडीशन को पहचानने का तरीका, मैंने कहा कंडीशनल क्लॉज को मत देखो, इस क्लॉज को मत देखो। आप पहचानने के लिए इसको न देख करके हम मेन क्लॉज को देखेंगे। हम मेन क्लॉज से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब देख लो, आप मेन क्लॉज में ही विल नॉट विन दे रखा है। ही विल नॉट विन यानी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विन, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो टेंस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? या हो जाएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। जब यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट, यहाँ सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब कंडीशन कौन सी है? प्रोबेबल कंडीशन है। अब आपको देखना है, गोपाल आपका सिंगुलर है और आपका सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है, तो सिंगुलर के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। तो हो जाएगा अनलेस गोपाल प्लेज वेल ही विल नॉट विन। ओके, समझ आ रहा है बच्चों यहाँ तक? अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस को। 6 सेंटेंस है, 5 कंप्लीट हो गए, समझ में आ गए होंगे आपको। पहला आपका जो था वो कंडीशनल क्लॉज था, तो रजत विल रिटर्न मनी इन नेक्स्ट 2 days हो गया। सेकंड सेंटेंस है इफ सरिता डज वेल शी विल गेट एडमिरेशन, दूसरा हो गया। प्लेयर्स विल बी प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम टुमारो हो गया। वी शैल नॉट लर्न इंग्लिश ऑन नेक्स्ट संडे हो गया। और अनलेस गोपाल प्लेज वेल ही विल नॉट विन, यानी इसका तात्पर्य क्या हो गया? मैं बता रहा था जिस हिंदी अर्थ की, कि यदि गोपाल अच्छा नहीं खेलेगा, ही विल नॉट विन, वो नहीं जीतेगा। ठीक है ना, नहीं खेलेगा। देखो, नॉट नहीं आया है लेकिन नहीं आ रहा है, वो कहां से आ रहा है? अनलेस से। अनलेस जो है वो एक नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक एक कंडीशनल वर्ड है।
नेक्स्ट है एज सून एज हरीश। एज सून एज यानी इसका हिंदी अर्थ बच्चों आप जान लो। एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही, जैसे ही। एज सून एज हरीश ब्लैंक ब्रैकेट में सी द लाइन कॉमा ही रैन अवे। अब देखना आपको एज सून एज में यहाँ आपका ब्लैंक दे रखा है, कॉमा के बाद यहाँ पे आपका देखो रैन अवे दे रखा है। रैन यानी वर्ब की कौन सी अवस्था हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। इट मीन्स यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है बच्चों तो आपको ध्यान होगा एज सून एज वाले सेंटेंस जो भी होते हैं उनमें जब एक क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। यहाँ पे देखना है नकारात्मक है कि सकारात्मक की। सकारात्मक वाक्य आपको पता है, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनते हैं। सी की क्या हो जाएगी? सा। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं वो किससे बनते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और जैसे ही वाक्य आपका नेगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है डिड, उसके बाद नॉट। और जब डिड लग जाता है तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे अभी क्या लगाओगे? क्योंकि इस अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होता तो फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स एज सून से जुड़ने वाले दोनों ही वाक्य जो है वो आपके पास्ट सिंपल टेंस में बनेंगे, दोनों ही सकारात्मक ही होंगे, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। 7 सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो ऊपर के 6 सेंटेंस हैं बखूबी समझ में आ गए होंगे। आपको बिल्कुल फैक्ट्स के साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज जो है आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है ना, उन बुक से ही ली गई हैं। जैसे जो एक्सरसाइज दे रखी हैं आपकी, सेंटेंस है 7th दे, फिर यहाँ पे आपका ब्लैंक है, ब्रैकेट में स्टिल डू देयर वर्क। अब आपको याद करना है कि यहाँ पे एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है और वो क्या है? स्टिल। अब हमें देखना है कि स्टिल एडवर्ब किसकी है। स्टिल एडवर्ब याद करना है हमें। वो स्टिल है आपकी किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्टिल यानी अभी भी, स्टिल यानी अभी भी। तो आपको क्या करना है? स्टिल एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें प्रयोग करना है। देखो कैसे करना है। तो पहले तो सहायक क्रिया लगा दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। दे के अनुसार क्या लग जाएगी? आर। फिर इसी क्रम में लिख दो दे आर स्टिल, डू में क्या जोड़ दो? आर। दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क। ठीक है ना? दे आर स्टिल डूइंग देयर वर्क। वे अभी भी अपने कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ यू ब्लैंक ब्रैकेट में रन फास्ट कॉमा यू वुड हैव कॉट दी ट्रेन। यू वुड हैव कॉट दी ट्रेन। मैंने कहा जब भी रिक्त स्थान यहाँ कंडीशनल क्लॉज में आएगा तो आपको दूसरे क्लॉज मेन क्लॉज में देखना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या है? वुड हैव। वुड हैव या फिर शुड हैव। और जब वुड हैव आ जाता है, शुड हैव आ जाता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी होगी? ये कंडीशन आपकी हो जाती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इम्पॉसिबल कंडीशन। आपको याद आ गया होगा कि इम्पॉसिबल कंडीशन किससे बनती है? आपको पता है कि एक तरफ तो वुड हैव होगा, मेन क्लॉज में वुड हैव या शुड हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और इस तरफ क्या होगा? वुड हैव और शुड हैव के साथ पास्ट परफेक्ट होगा। आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट में आपको पढ़ाया था, नियम आप वहां पे देख सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले तो हेड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट दी ट्रेन। मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव सर जो पूरी हो नहीं सकती। यदि तुम तेज दौड़े होते तुम ट्रेन को पकड़ लेते, तो ना तो तेज दौड़े और ना ही ट्रेन को पकड़ा, ट्रेन तो छूट भी गई, ये तो असंभव है उसको पकड़ना। तो ये आपकी असंभव शर्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ यू हैड रन फास्ट कॉमा यू वुड हैव गॉट दी ट्रेन। नेक्स्ट है आई ब्लैंक ब्रैकेट में है गो टू जयपुर वंस अ वीक। देखो इसमें कभी कभी हम क्या है भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने का कारण है वंस, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी वंस का प्रयोग, वंस अपॉन ए टाइम, इनका प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज और आपने पढ़ी है, वन से वीक, वन से डे, वन से नाइट, वन से मंथ, वन से ईयर। ओके, तो ये इसका प्रयोग आपने कहाँ पढ़ा था? वन से वीक, वन से ईयर, वन से मंथ, ये आपके पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग जब करोगे तो आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब की कौन सी अवस्था का प्रयोग करोगे? फर्स्ट फॉर्म का। हो जाएगा आई गो टू जयपुर वंस अ वीक। एंड एट लास्ट
वी कम टू द 10th सेंटेंस। कमल, यहाँ पे है आपका ब्लैंक, ब्रैकेट में नॉट हेल्प मी स्टडी। अब आपको पता है कि स्टडी जो है वो आपका एडवर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब पास्ट इंडेफिनिट का है ये पता चल गया, और बाकी कैसा है, नेगेटिव है। तो मैंने अभी यहाँ पे बात कर रहा था, मैंने बताया था कि जब भी नेगेटिव हो जाता है तो आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और वो है डिड, उसके बाद लगाते हैं हम नॉट, और डिड के साथ हमेशा ही आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर डिड नहीं लगाया है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही लगती है, चाहे एक सिंगुलर हो या प्लूरल, और वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये जो है आपका हो जाएगा, कमल डिड नॉट हेल्प मी स्टडी, कमल ने कल मेरी मदद नहीं की थी। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। ये आपकी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपने अधिक से अधिक, बहुत से बच्चों ने पूरे के पूरे सेंटेंस ये निश्चित रूप से लगा लिए होंगे, सभी ने मुझसे पहले ये कर दिए होंगे। कुछ बच्चों ने हो सकता है कुछ गलतियां रही हों, तो मैं चाहूँगा कि अपने आप को वो उस गलती का सुधार करने के लिए अपने आप को करेक्ट करेंगे, उस टॉपिक को, जो भी टेंस का जो भी टॉपिक, उसको विस्तृत तरीके से फिर से पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है, और इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे। आपके इसमें केवल 2 ही टेंस रह गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हालांकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमने इतना सीखा है तो 2 टेंस और हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं आपका, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं, आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा आप इसको पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।